Hello student and welcome to the 27th lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is तबीब सिद्दीकी from आजी academy और आपको पता है कि we are doing with a chapter called quadratic equation, है ना। काफ़ी टाइम लग रहा है इस चैप्टर में, लेकिन वैसे तो ये चैप्टर इजी है फ्रॉम द कंसेप्ट वाइज, लेकिन अगर आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इम्पॉर्टेंट वन है। जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से क्वेश्चन जो आता है वो या तो वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड होता है, या नेचर ऑफ रूट्स रिलेटेड होता है, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है ना। तो बेसिकली आपको करना क्या होता है कि जैसे कि पॉलिनोमियल के अंदर हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल में 2 डिग्री वाली एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं, और वही चीज़ अगर आप किसी चीज़ के इक्वेट कर दें, यानी उसी एक्सप्रेशन के इक्वेट कर दें जो उसी डिग्री का है या एटलीस्ट 0 है या कांस्टेंट है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और आज की क्लास में इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, इससे पहले हमने मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं। हाउ टू सॉल्व द मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट वन मेथड इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आपको पता ही है। फैक्टराइजेशन मेथड, बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता ही है कि उसमें क्या करते हैं हम लोग, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं। और फिर सेकंड मेथड जो है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की जान है, दिल है, सब कुछ है, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये मेथड अगर आपको आता है तो दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट मेथड है जो सेकंड मेथड से डेराइवेबल है, यानी उसी का रिजल्ट है। शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हो कि एक फॉर्मूला है, वो डैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो हमने निकाला ही उसी से है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखे थे रिड्यूसिबल फॉर्म वाले, जो मैंने कहा था कि एक्चुअली इसमें अपने को किसी एक्सप्रेशन को कुछ अज्यूम करना होता है, तब इसको हम कन्वर्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो ये ऑलरेडी वी हैव सीन डैट, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट वन है। अगर आप अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो लास्ट लेक्चर मेरा इंपॉर्टेंट वन है। अच्छा, लास्ट वीक के अंदर एक जूम सेशन हुआ था, तो कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर वो ग्राफ जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो थोड़ा सा टिपिकल है। तो स्टूडेंट्स, ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये पॉइंट मिस आउट कर दिया था कि ग्राफ जो है, मैं सोच रहा था कि कभी जूम सेशन में लें, लेकिन आज फिर किसी का फ़ोन आया कि सर अगर आप जब भी नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करो मंडे को, जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है ना। अभी तो आपका जैसे कि मेरा ये जो अभी लास्ट क्लास अभी हमारा लेक्चर हुआ ही है, इस फ्राइडे को हमने शायद मंडे को डिलीवर कर ही दिया है, तो कल हो ही चुका हमारा लेक्चर। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जब भी जाएगा फ्राइडे को है, आई थिंक, जो भी क्लास है हमारी, उसमें ये लेक्चर अपलोड होने वाला है। तो वहाँ पे आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ के बारे में मैं डिस्कशन थोड़ा सा सोच रहा हूँ कर ही दूँ, ताकि जिन लोगों को दिक्कत आ रही है वो लोगों की परेशानी सॉल्व हो जाए। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स, अगर आपको ग्राफ से एलर्जी है, अगर आप एक समझते हो ग्राफ सर कह रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। यू कैन आस्क मी कि क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है ना। ऑलवेज रिमेंबर डैट कि मुझे पता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है, कहाँ से आने वाला है, क्या चीज़ आने वाली, क्या इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता दूंगा, वो चीज़ कभी नहीं छुड़वाऊंगा आपको। लेकिन जो चीज़ एक्स्ट्रा है, एडिशनल नॉलेज के लिए, आपके कंसेप्ट को और इम्प्रूव करने के लिए है, उसका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आप चाहो तो वो स्किप कर सकते हो इफ़ यू आर नॉट टेकिंग मैथमेटिक्स इन क्लास 11। बट इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट साइंस साइड, देन यू मस्ट स्टडी एवरीथिंग, इवन इफ़ यू आर स्टडिंग बायोलॉजी, बिकॉज 11th क्लास की जो फिजिक्स है पूरी मैथमेटिक्स है। आप अपने सीनियर से पूछ लें, 11th क्लास की जो फिजिक्स है वो सब कुछ मैथ्स है, उसमें कुछ भी फिजिक्स वाला जैसी चीज़ नहीं है, सारी कैलकुलेशन बेस्ड ही है। एनीवेज, तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है? रूट्स का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है ना। जैसे कंसीडर द इक्वेशन, एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, कंसीडर ax² प्लस bx प्लस सी, है ना, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि रूट्स क्या होते हैं। रूट्स आते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो अगर अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट लिखने की कोशिश करें तो एक x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होगा अपॉन 2a, और एक आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, लाइक दिस, राइट। अब नोटिस करिए कि ये रूट्स कहलाते हैं, दीज आर द रूट्स, ठीक है। अगर ये रूट्स हैं तो नेचर ऑफ रूट्स का क्या मतलब है? नेचर बेसिकली रूट्स का मतलब है, उससे पहले अपन एक चीज समझते हैं। मुझे ये बताइए कि अगर मैंने लिख दिया है √4, तो √4 का स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो आपको पता ही कितना होता है, 2 होता है।
लेकिन अगर मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो आप इसको बता सकते हैं स्क्वायर रूट की डेफिनेशन क्या होती है? स्क्वायर रूट की डेफिनेशन ये होती है कि स्क्वायर रूट वो नंबर होता है जो अगर हम उसको स्क्वायर करें, तो हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आ रहा है, यानी 2 को स्क्वायर करें तो हमें इंटरनल वाला नंबर मिल जाएगा, स्क्वायर रूट वाला नंबर मिल जाएगा। तो इसका तो आंसर ही कुछ नहीं बनता है फिर, है ना, क्योंकि अगर आप इसका आंसर 2 लिखोगे तो 2 का स्क्वायर तो क्या होता है +4 होता है। अगर आप -2 भी लिखोगे तो -2 का स्क्वायर भी +4 होता है। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए इसका आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड। क्या आता है? नॉट डिफाइंड। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ स्क्वायर रूट वाली टर्म? देखो यहाँ पे एक चीज आ रही है स्क्वायर रूट के अंदर, b² - 4ac एक टर्म आ रही है स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है ना। हम इस टर्म को बोल देते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसका नाम देते हैं एक मिनट के लिए डिस्क्रिमिनेंट। b² - 4ac लेट अस से इट इज नोन एज d, एंड d की वैल्यू अपन डिफाइन कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट की तरह, डिस्क्रिमिनेंट की तरह। अब आप बोलो कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये b² - 4ac, b क्या है? कोविशेंट ऑफ x, a क्या है? कोविशेंट ऑफ x², c क्या है? कांस्टेंट टर्म। अगर कभी नेगेटिव करने में कभी नेगेटिव आ जाए, यानी इसके स्क्वायर रूट वाली टर्म कभी नेगेटिव आ जाए, तो रूट्स निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे, है ना। तो ऐसे रूट्स को हम नहीं निकलते। बाकी जो हमारी जो दुनिया है, हमने जो भी पढ़ा है अभी तक 6, 7, 8, 9, 10 की जो मैथमेटिक्स में पढ़ा है, हमने सारे नंबर जो पढ़े हुए हैं ना, वो रियल नंबर के केस में पढ़े हुए हैं। या तो वो रैशनल होता है या इरेशनल होता है ना, इस काइंड ऑफ नंबर होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इस टाइप का नंबर पढ़े हैं। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर ये अभी हम तक नहीं पढ़ा है, ये हमारा क्लास 11 का टॉपिक है, ठीक है ना। तो हम ऐसे जितने भी नंबर हमारी दुनिया के, हम उसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो अगर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंडेंट है, अगर आपका ये जो ax² + bx + c है, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0, इसका d क्या होगा? इसका d होगा b² - 4ac, ठीक है। अगर ये d आपका, अब जो कंडीशन लिख रहा हूँ मैं आपको बहुत ध्यान से समझनी है, अगर ये आपका d हमेशा पॉजिटिव आता है, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है ना, d अगर d की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो आप बोलोगे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं अभी अपन, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर इसी का यही d अगर आपका इक्वल्स टू 0 आता है, यानी d की वैल्यू 0 हो जाती है, तो अपन बोलेंगे 2 इक्वल रूट्स आएंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स। और अगर d किसी तरह से नेगेटिव आ जाए, अभी एग्जाम्पल देखें समझ में आएगा, तो आप बोलोगे नो रियल रूट्स पॉसिबल। कुछ स्टूडेंट या कुछ बुक्स इसको इमेजिनरी रूट्स भी कहते हैं, लेकिन इमेजिनरी हम एक्चुअली बोलेंगे नहीं, क्योंकि इमेजिनरी हमने पढ़ा ही नहीं कि इमेजिनरी होता क्या है, तो फिर हम कैसे इसको डिसाइड कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर इज द टॉपिक्स ऑफ क्लास 11, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन क्लास 10th, ओके। सो d <0 का आप बोलोगे अगर d<0 है तो नो रियल रूट्स। कौन से रूट्स एग्जिस्ट करते हैं वो नहीं पता, लेकिन रियल तो नहीं एग्जिस्ट करते, ठीक है ना। अब जैसे कि इसी चीज़ को अगर मैं आपको एक एक एग्जाम्पल से समझाऊँ, है ना, सपोज करिए इसी को अब आकर कंप्लीट स्क्वायर मेथड तो हो ही गया है, इसको अब हम ख़त्म करते हैं। जैसे कि सपोज करिए x² - 5x + 6 है, ठीक है, और एक इक्वेशन है x² + x + 1 है, और एक इक्वेशन है x² - 6x + 9 है, ठीक है। इसको भी दूसरे कलर से लिख लेते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें अपन। क्या है? x² - 6x + 9 सपोज करो, ठीक है। अगर अपन इसमें d की बात करें, सब जगह d की बात करें, तो इधर a की वैल्यू कितनी है? इधर a की वैल्यू 1 है, इधर b की वैल्यू -5 है, एंड c की वैल्यू 6 है। इधर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1। इधर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6 एंड c की वैल्यू 9। अगर अपन d की बात करें, इन सब के d की बात करें, तो इसका d क्या हो जाएगा? d कितना हो जाएगा? b² - 4ac। तो d आ जाएगा b² यानी -5 का स्क्वायर -4 टाइम्स, और a कितना है? 1 है, और c कितना है? 6 है। तो ये आ जाएगा 25 - 24 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब 1 तो पॉजिटिव होता है ना, 1 तो एक पॉजिटिव नंबर, यानी d क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो d अगर पॉजिटिव होता है तो इसके 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, तो अपन इसको कई बार सॉल्व कर चुके हैं, इसको सॉल्व करके देखना, तो इसका एक रूट आएगा 3 और एक रूट आएगा, क्योंकि सम ऑफ द रूट 5 आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट 6 आ रहा है, ठीक है। तो 2 रियल भी रूट्स हैं, रियल नंबर वाले रूट्स हैं, और डिस्टिंक्ट है यानी अलग अलग है क्या? बिल्कुल है। तो ये वाली कंडीशन समझ में आ रही होगी आपको कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d पॉजिटिव होता है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि उसके 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स है। बात समझ रहे हो आप? इसी तरह अगर नेक्स्ट कंडीशन आप देखो d = 0 वाली, तो जैसे कि इसमें क्या है, इस कंडीशन में क्या है, ये थर्ड वाला एग्जाम्पल जो है, इसका d निकालने की कोशिश करो b² - 4ac से,
तो b की वैल्यू कितनी है -6, -6 का स्क्वायर, फिर -4, a कितने आप 1 है और 9 c है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 36 - 36 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि रूट्स तो रियल निकलेंगे, यानी डी तो नेगेटिव नहीं आ रहा ना, तो रूट्स तो रियल निकलेंगे, लेकिन दोनों रूट्स क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो आप रूट्स निकाल भी सकते हो। इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, ये बेसिकली लिखा हुआ है x-3 का स्क्वायर, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा x-3 इंटू x-3। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही है 3,3, तो ये क्या आ रहा है, ये डिस्टिंक्ट रूट्स हुआ। ये कौन से रूट्स हुए, डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। और ये कौन सा केस हुआ, ये इक्वल एंड रियल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स। और ये वाला केस जो है हमारा d<0 वाला, ये वाला केस भी समझ में आ गया आपको, d>0 भी समझ में आ गया। अब ये लास्ट है d<0। d>0 में क्या है कि d निकालते हैं अपन, d निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो d क्या आएगा इसका, b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, तो ये आ जाएगा -3, दैट इज <0। अगर आप क्वाड्रिक फॉर्मूले में भी इसको पुट करेंगे ना, x इज इक्वल्स टू -b -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d, तो ये -3 अपन ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 1, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर तो अनडिफाइंड है। तो ऐसे केसेस को अपन बोलते हैं कि इसका जो रूट्स होगा वो नॉट रियल होगा, तो ये अपन बोलेंगे नॉट रियल रूट्स, नॉट रियल रूट्स। क्यों, क्योंकि d नेगेटिव है। तो यानी एक चीज़ हुई, फिर मुझे यहाँ से एक क्लियर हुई, यह एक कंसेप्ट हमें क्लियर हुआ। हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल होती हैं, आपको याद है कि पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर हमने बोला था कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालने को बोला जाता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के तो जीरो एग्जिस्ट करेंगे, क्यूबिक के भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके कभी कभार रियल जीरोज एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। अगर मैं आपसे को एक स्टेटमेंट दूं, क्या इज या आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलवेज अकर, और आर द रियल जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलवेज अकर, तो आपका जवाब होगा नहीं सर, जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा अकर नहीं करते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ ए डिस्क्रिमिनेंट, दैट डिपेंड ऑन द साइन ऑफ डी। बात समझ रहे हैं आप, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने जाएंगे, चाहे स्प्लिटिंग द मटेरियल टर्म से निकालो, चाहे कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से निकालो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालो, आप फंस जाओगे कहाँ जाके, स्क्वायर रूट के अंदर। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ रही तो रूट्स नहीं निकलेंगे। बात समझ में आ रही है क्वेश्चन की। तो इसी को अपन इस थ्योरी के फॉर्म में याद रखेंगे। यहाँ से भी कभी कभार 1-2 मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं, 2 मार्क्स का कम से कम क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि बोर्ड एग्जाम के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन आता है अपन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि हाउ द क्वेश्चन कम्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। जैसे कि सपोज करिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 9x² plus 8kx plus 16 is equals to 0 have real and equal roots, have real and equal roots। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन दे रखा है उसने, अब उसके बारे में ये जानना चाह रहा है कि कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ के सच डैट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा रूट्स क्या हो, इक्वल और रियल हो। ठीक है ना, तो अब अपन देखें, अगर ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है या इक्वेशन लिखी है 9x² plus 8kx plus 16 इज इक्वल्स टू 0, इसमें a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू अगर आप बोले तो कोविशेंट ऑफ x² होता है वो 9 आ रहा है, b की वैल्यू कितनी है कोविशेंट ऑफ x वो 8k आ रहा है, एंड c की वैल्यू कितनी है वो है कांस्टेंट टर्म दैट इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो अगर आप मुझसे पूछो कि सर इसके अंदर रूट्स रियल एंड इक्वल होने चाहिए, तो रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, रियल एंड इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, वो d इक्वल टू 0 होती है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट से बेटा स्क्वायर रूट का साइन निकाल दें, डिस्क्रिमिनेंट में स्क्वायर रूट का साइन नहीं आता है। ये b² - 4ac को अपन क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, b² - 4ac को अपन क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये स्क्वायर रूट तो इस फॉर्मूले में लगा रहता है। ठीक है, तो ये d है। तो अब आप देखें कि यहाँ पे अपने को k की वैल्यू निकालनी है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा d इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू b² - 4ac। ठीक है, अब अगर आप बोलोगे कि क्या कंडीशन है कि इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल,
दिस इम्प्लाइज डैट डी मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो. दिस फर्दर इम्प्लाइज डैट कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो. दिस फर्दर इम्प्लाइज डैट कि बी की वैल्यू आप पुट कर दिए 8k का स्क्वायर एंड ए की वैल्यू पुट कर दिए 4 टाइम्स ए और 16 इज इक्वल्स टू जीरो. तो 8k का स्क्वायर कितना होता है? 8k का स्क्वायर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 64k स्क्वायर. और बाकी टर्म्स को आप RHS में ले जाइए. 4 9 जा 36, ठीक है ना. तो आप इसको लिख सकते हैं, वैसे तो 4 इंटू 16 कितना होता है? 64 होता है. तो 4 इंटू 16 को पहले लिख ली 64 और इंटू 9 कर दिए. तो यहाँ से 64 और 64 LHS और RHS में कैंसिल हो जाएगा. तो k स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 9. अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो k की वैल्यू आएगी +-3. +-3 ये आंसर होगा आपका. +-3 आंसर क्यों होगा? +-3 यानी k की दो वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं. k की कौन कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है? दो वैल्यू, एक +3 और एक -3. यानी अगर आप k की वैल्यू +3 भी रखते हो तब भी रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे. k की वैल्यू -3 भी रखते हो तब भी रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे. बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन करना होता है. एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. सपोज करो कि मैं क्वेश्चन देता हूं, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स. डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स. नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन लिखिए आपके पास x माइनस √2 का स्क्वायर, x माइनस √2 का स्क्वायर -2 टाइम्स x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है ना स्टूडेंट, ये वैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में अभी जनरल फॉर्म में लिखी नहीं है. इसको हमें जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट टाइप के फॉर्म में लिखना पड़ेगा. यहाँ पे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, है ना. इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें. तो इसके जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इससे उसके नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करना है ना, कैसे रूट्स आएंगे. तो पहले अपन इसको कह लेते, ऐसा करते हैं कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं. ठीक है, तो अगर अपन इसको लिखेंगे, इसको अपन थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे, ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2√2x ये आ जाएगा एंड दैट इज -2 प्लस -2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. ये चीज़ आ रही है. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं. तो ये एक्स स्क्वायर हो गया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कलेक्ट करोगे तो आपके पास आएगा -2√2 एंड +2 टाइम्स एक्स. ये आ जाएगा. देखो दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले लिया और एक्स कॉमन ले लिया और कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 2 + 2 4 हो जाएगा. तो अगर अब आप नोटिस करें यहाँ पे ए बी सी का साइन देखें तो ए का वैल्यू कितनी है? 1 है. बी की वैल्यू कितनी है? -2√2 + 2 है. और सी की वैल्यू कितनी है? 4 है. राइट. अब ए बी सी तीनों की अगर वैल्यू हमारे पास है, सामने है, तो हम इसको निकाल सकते हैं. डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी का फॉर्मूला आप लिखें, डी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब इसके अंदर वैल्यूज डालते हैं डी के अंदर तो नेचर ऑफ रूट्स पता चल जाएगा. तो डी की वैल्यू कितनी है? बी स्क्वायर. तो बी कितना है? -2√2 + 2 का होल स्क्वायर. तो किसी भी नेगेटिव नंबर को स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव को के जैसा आएगा. तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, माइनस को स्क्वायर करके प्लस बना लिया और ये तो स्क्वायर रहेगा ही रहेगा. अब -4 × 1 और इंटू सी ये आ जाएगा डी. अब आप ब्रैकेट ओपन कर दिए. 2√2 का स्क्वायर कितना होता है? ये 8 होता है. 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 × 2 8 और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4. आइडेंटिटी लगा रहे हैं, A² + B² + 2ab, है ना. और फिर 2ab लिख लेते हैं. 2 × 2 = 4 एंड 4 × 2 = 8, 8√2 आ जाएगा और ये आ जाएगा -16. तो अगर आप नोटिस करें तो ये आ रहा है 8 + 4 12, 12 - 16 कितना आ रहा है? 12 - 16 आ रहा है आपका -4. 8√2 -4 आ रहा है. अब आप बोलें कि सर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये कैसे पता चलेगा? तो अप्रोक्सीमेशन से पता चल जाएगा. भाई आप मुझे बताओ कि √2 की वैल्यू कितनी होती है? √2 की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 1.414, क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिव होगा. लेकिन अगर आप 8 को 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसमें 4 माइनस करोगे, अगर ये √2 नहीं भी होता तब भी पॉजिटिव होता. लेकिन अब तो किसी से मल्टीप्लाइड हो रहा है ना, वो भी एक ग्रेटर नंबर 1 से मल्टीप्लाइड हो रहा है. तो अगर आप बोलोगे कि हाँ सर इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो मैं सही हूँ, क्योंकि मैं कह सकता हूँ क्योंकि 8 एक बड़ा नंबर है, उसको 1.414 से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो और बड़ा नंबर बन जाएगा और उसमें -4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना. तो जाहिर सी बात है कि पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर डी पॉजिटिव आ रहा है, अगर डी पॉजिटिव आ रहा है, >0 आ रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे? 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे. यानी इसका नेचर क्या बनेगा? 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट.
ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट इस कंसेप्ट पे, ताकि इस क्वेश्चन पे हमें कोई दिक्कत नहीं आए एग्जाम के अंदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट्स। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये आपके लिए लिख रखा है इन्होंने, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस 3 के टाइम्स एक्स एंड प्लस 7 टाइम्स 3 प्लस 2 के इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी अगर इसमें दिया रखा है कि इसके रूट्स इक्वल है। तो रूट्स इक्वल है तो पहले एबीसी की फॉर्म में लिख लेते हैं, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 2 टाइम्स माइनस 6 के लिख सकते हो, अगर माइनस कॉमन ले लो 2 को अंदर ले गए, है ना, माइनस बाहर ही रखा, 2 को अंदर ले गए तो 2 इंटू 2 3 जा 6, 6 के आ गया। और सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू भी आप 2 को 7 को अंदर ले जाओ, 7 3 जा 21 प्लस 7 2 जा 14 के, इस टाइप का बन रहा है सी। ठीक है, अब हम लोग के की वैल्यू निकालनी है और कह रहा है कि इसके इक्वल रूट्स हैं, तो डी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है, बी की वैल्यू तो इसका स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 प्लस 6k का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, और माइनस 4ac, तो इसको इक्वल करके लिख दो, इज इक्वल टू 4ac, है ना, 4ac को उधर ले जाओ, तो 4 इंटू ए तो 1 है, और ये 21 प्लस 14k है, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो ये 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 6k का स्क्वायर 36k स्क्वायर हो जाएगा, एंड 2 2 4, 4 6 24k आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 1 4, 4 2 8, 84, और ये हो जाएगा 4 4 16, 4 1 4, 56k। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आई थिंक आ जाएगा, ये आ जाएगा 36k स्क्वायर 24k माइनस 56k, तो ये नेगेटिव में आएगा, 6 माइनस 4 2 एंड 5 माइनस 2 3, 32k ये आ जाएगा आई थिंक सो। ठीक है, और 4 माइनस 84 ये आ जाएगा माइनस 80 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, इसके अंदर आई थिंक 4 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4 9 जा, 4 8 जा एंड 4 10 जा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप के की वैल्यू किसी भी इस चीज़ से सॉल्व कर लीजिए, है ना, किसी से भी आप सॉल्व कर ले। मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, तो आई थिंक आपके पास 2 टर्म्स आ जाएंगी इसके अंदर। कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं अपन, 8 10 जा, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24k, ठीक है, और 2 2 जा 4, और ये आ रहा है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो माइनस 80 आ रहा है, और 4 कॉमन लिया है ना, तो ये 4 कॉमन लोगे तो 420 आ जाएगा, सॉरी, हाँ ये सही है। अब ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो जाएगा, तो 9k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 8k हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि माइनस 10 नहीं आ रहा है ना, 9 2 जा 180 चाहिए, तो माइनस 18k प्लस 8k कर देते हैं, तो माइनस 18k प्लस 8k तो 10k आ रहा है यार, ये भी तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी नहीं आ रहा है, ये आ जाएगा माइनस 8k माइनस 18k प्लस 10k माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 8k को हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया 2 टर्म्स के अंदर, तो पहली 2 टर्म के अंदर 9k कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा k माइनस 2, और लास्ट 2 टर्म के अंदर 10 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब सारी टर्म्स में से k माइनस 2 कॉमन ले लो, तो k माइनस 2 इंटू 9k प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू 2 आ जाएगी, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 10/9, ये आंसर आ जाएगा। यानी k की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं और k की वैल्यू अगर या तो माइनस 10/9 रखते हैं, तो आपका जाहिर सी बात है कि आपका यही मतलब इक्वल रूट जाएगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे इस वैल्यू के लिए 0 होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर है होपफुली, ठीक है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। नेचर ऑफ रूट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके यूनिट टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, हर जगह क्वेश्चन आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक क्वेश्चन तो कंफर्म होगा जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेस्ट होगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करिए, सेट से प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी में तो इजी क्वेश्चन है, सेट में अपने अच्छे क्वेश्चन है, तो आप वहाँ से भी करिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो मस्ट ही है, करना ही है हमेशा, लेकिन अपने और प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए आपको सेट के क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आज जो हमारा, मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि हम थोड़ा सा ग्राफ के बारे में भी एनालाइज करते हैं, ग्राफ ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगेन नॉट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में ग्राफ तो नहीं है, लेकिन वो एक ग्राफ दे देंगे और उसके बारे में वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ग्राफ्स का आपको जनरल मीनिंग समझ में आना चाहिए, जनरल मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा जनरल मीनिंग समझाऊँ ग्राफ का। देखिए होता क्या है स्टूडेंट कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल पी एक्स की जगह मैं ऐसा करता हूँ वाई लिख देता हूँ। अब ये क्या बन गया है, अब ये बन गया है कि आप एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखिए, आपको वाई मिलेगा, मिलेगा ना। जैसे कि अगर मैंने लिखा वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो अगर मैं, जैसे कि आपको याद होगा, आपने 9th-10th क्लास में एक बॉक्स बनाया होगा ऐसे करके, और उस बॉक्स के अंदर आप एक्स और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ रखते हो और फिर कमेंट करने लगते हो, ठीक है। जैसे कि सपोज करो मैंने एक्स की वैल्यू 0 रखी, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, मुझे 6 मिल रही है। एक्स की वैल्यू मैंने 1 रखी, 1, ठीक है ना, तो वाई की वैल्यू मुझे कितनी मिली है, 1 माइनस 5 माइनस 4, 6 माइनस 4 2। तो एक्स की वैल्यू 1 रखी तो वाई की वैल्यू 2 मिल रही है। एक्स की वैल्यू 2 रखी तो वाई की वैल्यू 0 मिलेगी। एक्स की वैल्यू 3 रखी तो भी वाई की वैल्यू 0 मिलेगी, है ना। इसी तरह एक्स की वैल्यू अगर मैंने -1 रखी तो -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 6 12। तो एक्स की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो -1 रख रहा हूँ तो वाई की वैल्यू 12 मिल रही है, ऐसे मिल रही है। तो एक्स की ऐसी कितनी वैल्यूज में रख सकता हूँ कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिले, इनफाइनाइट। और इसी तरह वाई की डिफरेंट डिफरेंट मुझे वैल्यूज जो मिल रही है वो भी इनफाइनाइट मिल रही है। अब ग्राफ क्या होता है, एक्स और वाई का रिलेशन। ग्राफ क्या होता है आपको याद ही होगा, 9th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया है। 10th क्लास में अभी हमने लास्ट चैप्टर जो हमने किया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उस ग्राफ बनाया है। उसमें ग्राफ कैसे बनाते थे, एक्स और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को प्लॉट करते थे, तो वहां पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता था। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे पैराबोला आता है। ऑलवेज रिमेंबर कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज ए पैराबोला, इज ऑलवेज ए पैराबोला। अब पैराबोला क्या होता है, पैराबोला एक कॉनकेव स्ट्रक्चर होता है, यानी इस टाइप का शेप होता है। अब पैराबोला या तो अपवर्ड ही बन सकता है या डाउनवर्ड ही बन सकता है ना। तो इस केस को अपन बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। और ये आता है आपका डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। अच्छा, अपवर्ड पैराबोला कब बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला कब बनेगा, इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए रहन देते हैं, है ना। ये तो लिटरली क्लास 12 का टॉपिक है, तो हम इसको भी रहन देते हैं कि अपवर्ड पैराबोला कब बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला कब बनेगा। हमें क्या मतलब है, हमें रूट से मतलब है। ग्राफ से हम क्या जानना चाहते हैं, रूट से। अब देखो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स वो वैल्यू होती है एक्स की जहां पे वाई 0 हो जाए। यहाँ पे रूट्स के क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को अगर आप 0 के इक्वेट करोगे तो 0 क्या है, वाई तो है। यानी अगर आप y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देते हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये सॉल्व करना होता है, यानी x की कौन सी वैल्यू के लिए y 0 आ रहा है, यही सॉल्व करना होता है। तो रूट्स क्या हो रहा है, रूट्स वो वैल्यू है x की जहाँ y 0 हो रहा है, दिख रहा है, दो वैल्यू y यहाँ जहाँ y 0 हो रहा है। तो बेसिकली रूट्स पर हमेशा जो रूट्स होता है वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ का, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ है वो x एक्सिस को कट कर रहा होगा। जाहिर सी बात है कि x की वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या है, 0 है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। जैसे इसी चीज़ को अगर मैं ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लियर करूं, फॉर एग्जांपल जैसे कि अपन ग्राफ में देखें, ग्राफ पेपर में देखें, जैसे कि ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है, ठीक है। आपने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लिया और प्लॉट करने लग गए। 0 पे 6 आ रही है तो आपने बोला कि x की कोऑर्डिनेट 0 है और उस पर टाइम 6 आ रही है, सपोज करो ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। और क्या आ रही प्लॉट्स, और आ रहा है 1 पे 2 आ रहा है, तो 1 पे 2 आ रहा है, यानी x कोऑर्डिनेट 1 है y कोऑर्डिनेट 2 है, तो ये पॉइंट आ रहा होगा। फिर और क्या पॉइंट लिया आपने, बोला कि x इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू 0 आ रही है, तो x इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हो गया, है ना। x इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हो गया। x इक्वल्स टू 3 पे भी y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। और फिर x इक्वल्स टू -1 पे y की वैल्यू 12 है, x इक्वल्स टू -1 पे y की वैल्यू 12 आ रही है, हाँ। तो x इक्वल्स टू -1 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 आ रही है। तो ये x इक्वल्स टू -1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो y की वैल्यू 12 आ रही है, इस टाइप, ठीक है, ऊपर कहीं आ रही होगी। तो इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे स्टूडेंट, इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये आपको ग्राफ मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर आप इस स्मूथली ज्वाइन करोगे ना, इसको पेंसिल स्मूथ कर्व बनाओगे तो ये पैराबोला टेप का दिखेगा आपको,
दिख रहा है, ये पैराबोला शेप का दिखेगा। ये मेरा इतना बढ़िया स्मूथ ग्राफ नहीं है, लेकिन कभी भी आप इसको इन पॉइंट्स को ड्रॉ करोगे तो पैराबोला शेप का दिखेगा। अब मेरा पॉइंट ये था, समझाने का कंसेप्ट ये था कि ये जो पॉइंट्स है जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये कहलाते हैं रूट्स। द ग्राफ ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन, द ग्राफ ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन cuts the x-axis is called roots. The point at which the graph of coordinate equation cuts the x-axis, है ना, ये लिख दो आप, the point at which the graph of coordinate equation cuts the x-axis is called root. ठीक है, तो इन पॉइंट्स में 0 पे क्या आ रही थी वैल्यू, 6 आ रही थी, है ना। तो इन पॉइंट्स में क्या आती है वैल्यू, अपना ग्राफ का कोऑर्डिनेट इक्वेशन का ग्राफ जहाँ एक्सिस पे कट करता है वो जीरोस कहलाता है। ठीक है, अगर आप देखो कि अगर मैं एक ग्राफ ऐसा बनाऊं, सपोज करो एक ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, तो ये ग्राफ क्या है, टच करते हुए जा रहा है, टच करते हुए जा रहा है ना। ये ग्राफ मालूम है किसका होगा, ये इक्वल रूट्स वाले का ग्राफ होगा। यहाँ पे एक्स की कितनी वैल्यू आ रही, एक्स ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, ग्राफ एक बार ही कट कर रहा है या एक बार ही टच कर रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं इक्वल रूट्स। लेकिन ग्राफ कैसा शेप का है, पैराबोला शेप का है, तो पैराबोला शेप का तो कंफर्म कोऑर्डिनेट इक्वेशन का होगा। और कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, मेरी वर्ड्स पे ध्यान देना, ग्राफ किस शेप का दिख रहा है, पैराबोला, पैराबोला शेप का तो ग्राफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन का होगा। और कोऑर्डिनेट इक्वेशन के रूट्स हमेशा क्या होते हैं, 2 होते हैं। अगर 2 रूट्स यहाँ पे, यानी ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट करना चाहिए, तो पॉजिटिव में डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने रूट्स होते हैं। ठीक है ना, तो अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है या टच करते हुए जा रहा है, तो उसका मतलब कोऑर्डिनेट इक्वेशन ग्राफ है, तो इसके रूट्स तो 2 हैं, लेकिन दोनों ही क्या है, इक्वल है। जैसे कि किसका एग्जाम्पल हो सकता है, ये x-3 का होल स्क्वायर का एग्जाम्पल हो सकता है, बात समझ रहे हैं, इसका ग्राफ हो सकता है, ये किसी और का ग्राफ हो सकता है। अब सवाल पैदा होता है कि d<0 का क्या होगा। d<0 में ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं कट करेगा ग्राफ एक्स एक्सिस को, क्योंकि उसमें तो रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा। तो ये 3 केस मैं आपके लिए लिख देता हूं, और ये तीनों केस आपको समझने हैं अच्छे से, ठीक है। और ये वाला केस, अब देखो इसके अंदर आप अच्छे से समझ लो कि ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है d<0 का। ये आप बोलोगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ग्राफ को देख के बता रहे हो कि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कट रहा है, बिकॉज इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, बिकॉज ग्राफ इज नॉट इंटरसेक्टिंग द और टचिंग द, इज नॉट इंटरसेक्टिंग और टचिंग द एक्स एक्सिस। तो अगर जहां भी कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करे, है ना, तो वो ग्राफ का रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करो मैंने ऐसा एग्जाम्पल ले लिया, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट में क्या होता है, d<0 होता है। और एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि ग्राफ सिर्फ टच करते हुए जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे d=0, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि ग्राफ के क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन नेचर ऑफ रूट्स को अपन हमने ग्राफ से थोड़ा डील कर दिया है, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक लास्ट में रखा था, ताकि एक बार नेचर ऑफ रूट्स भी समझ में आता है कि रियल रूट्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स क्या होते हैं, इक्वल रूट्स क्या होते हैं, नो रियल रूट्स का क्या मतलब होता है, और फिर उससे हम ग्राफ को रिलेट कर दें। अब एक बार जो क्वेश्चंस आपने ग्राफ के देखे हैं, एक बार ट्राई करके देखो, फिर नहीं आते तो मुझे व्हाट्सअप करो, तो अगर मैं उसमें कुछ बताना समझूंगा तो मैं ठीक समझ के इसको सही से बता के एक्सप्लेन कर दूंगा होपफुली आपको। तो एक बार आप इसको अच्छे से आज का लेक्चर रिवाइज करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से ग्राफ को अपने पेपर कॉपी के अंदर मेंशन करो कि रूट्स क्या होते हैं, रियल रूट्स क्या होते हैं, नो रियल रूट्स का क्या मतलब होता है, इक्वल रूट्स का क्या मतलब होता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आज हमारा जो थ्योरी पार्ट था कोऑर्डिनेट इक्वेशन का वो कंप्लीट हुआ है, कंप्लीटली कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चंस रहे तो नेक्स्ट क्लास से हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सॉल्व कर, 2 लेक्चर में वो भी खत्म हो जाएगा, 2 लेक्चर में वो भी खत्म हो जाएगा, फिर ये चैप्टर भी हमारा कोऑर्डिनेट इक्वेशन खत्म होगा, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन का थ्योरी पार्ट खत्म हो चुका है। अब आप चाहो दुनिया की कोई सी भी बुक उठाओ 10th क्लास की, और उसमें से कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड होते हैं या फिर ये नेचर ऑफ रूट से होते हैं, तो वो आपसे होने चाहिए, होपफुली होने चाहिए। नहीं होते हैं देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी थ्रू व्हाट्सअप, through a phone call, or you can schedule a Zoom session to ask your queries. Thank you for listening for today's lecture. Take care. Bye.